हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूं। जी हां, आखिरी के केवल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं 10th 11th एंड 12th, और जल्दी से देख लेते हैं ताकि ये सीरीज अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो। अब देखिए, यहाँ पर जब एचआर की बात आएगी तो लॉ की बात आनी ही है। मीन्स के आपका एचआर का सब्जेक्ट थोड़ा सा कंपनी सेक्रेटरी से मिलता हुआ रहता है हमेशा, तो हमेशा लॉ के कुछ एक सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलता है और रिगरस लॉ रहती है। ये क्या है? द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। अब क्या हुआ था, ये एक्ट क्यों बनाया गया था? ये इसलिए बनाया गया था कि मजदूरों का शोषण ना हो, और मजदूर जो है, जो अंग्रेजों ने उनके साथ जो बुरा बर्ताव किया था भारतीयों के साथ, इतना आप उद्योगपति नहीं करें, अमीर और अमीर ना बने, गरीब और गरीब ना बने, एक मिनिमम वेजेस दी जाए ताकि वो अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। ये इसका पहले मेन ऑब्जेक्टिव था। तो मिनिमम वेजेस एक्ट इज अ लेबर लॉ। इंडिया इज द सेट फॉर स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क डिटरमाइनिंग रेगुलेशन ऑफ मिनिमम वेजेस, यानी मिनिमम वेजेस उस समय डिसाइड करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, जो भी कंपनीज के अंदर काम कर रहे थे, कारखाने जो उस समय बोले जाते थे, उसके अंदर जो काम कर रहे थे उनके लिए बेसिकली ये एक्शन में था। ये क्या करता था? मिनिमम वेजेस एक्ट बनाने का इसका काम था। उसके साथ एक एडवाइजरी बोर्ड भी बनाता था जो ये बार बार रिकमेंड करती थी कि वेजेस अब महंगाई के साथ इतनी और इंक्रीमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है ना। कवरेज और एप्लीकेबिलिटी इसकी टोटल इंडिया पे थी, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जो उस समय धारा 370 के कारण हमारे भारत देश में नहीं माना जाता था, लेकिन उसके बाद में अब ये बोला जाए तो कंप्लीट ओवरऑल इंडिया के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है, ये आगे आ गया। इसके अलावा कंपनसेशन कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेजेस। अब मिनिमम वेजेस में कौन कौन सी चीजें शामिल करी जाएंगी? जैसे फ्रिंज बेनिफिट को मिनिमम वेजेस में शामिल न किया जाए, बेसिक वेजेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ठीक है, ये उसके अंदर शामिल किए जाए, और हाउस रेंट, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, दिस कंपोनेंट में वेरी इन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क। यानी कि हाउस रेंट भी आप शामिल करिए, आप महंगाई भत्ता भी इसके अंदर शामिल करिए। ये बेसिक आप उसके अंदर जब सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं तो ये कंपोनेंट वेजेस के अंदर आपको इंक्लूड कर देने हैं। नहीं भी करोगे तो भी आपको वेजेस तो इतनी देनी है। मीन्स के क्या क्या देना है? बेसिक पे देना है, इतना याद रख लेना, ठीक है, प्लस एचआरए देना है, हाउस रेंट अलाउंस देना है, प्लस डीए देना है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। ठीक है, ये चीज़ें आपको 3 तो देनी है। बेसिक पे देना है, हाउस रेंट अलाउंस देना है, डियरनेस अलाउंस देना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देने हैं, डिपेंड ऑन द नेचर एंड द जॉब ऑफ द वर्क। ठीक है, एनफोर्समेंट एंड पेनल्टीज। अगर कोई कंपनी ये नहीं करता तो इसके अंदर ये प्रावधान थे कि आप इसके अंदर पेनल्टीज, फाइन और लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। किसके द्वारा? जो मजदूर है, जो लेबर है, उसके द्वारा। और इसका पीरियोडिक रिव्यू किया जाता है और बार बार रिवीजन किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने कहीं भी डेटा नहीं लिख रखा। इसलिए नहीं लिख रखा क्योंकि ये जब बुक लिखी गई थी, जब आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया था, जब सिलेबस में, तब इसमें डेटा और रेटें अलग थी। आज जो 2022-23 के अंदर हम जब ये डेटा 22-23 के अंदर डेटा कर रहे हैं, तब ये अलग चल रहा है। तो यहाँ पर डेटा का इतना रिलेवेंस नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसकी मूल आत्मा क्या है, इसके ऊपर बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एसेंशियल इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं? कि वेजेस शुड बी बाय द रेम्यूनरेशन, वेजेस दी जाएगी रेम्यूनरेशन में। इट शुड बी बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ, ये एक्सप्रेस्ड करी जाएगी कि आपको इतनी वेजेस दी जाने वाली है, रिटर्न में आपको देना होगा। इट शुड बी पेएबल पर्सनल एम्प्लॉय इन रेस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्क डन इन द सच एम्प्लॉयमेंट। आप एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए उसको, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, उसका अकाउंट से या बाय कैश आपको प्रोवाइड कराना है। इट शुड बी पेएबल ऑन टाइम, यानी कि उसमें वैसे तो 7 डेट फिक्स है सैलरी देने की, और 3 जो है वो सैलरी देने की, वेजेस देने की फिक्स है, यानी 3rd ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, इट शुड बी पेएबल इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस इम्प्लाइड फुलफिल्ड। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। नहीं दे रहे हो तो आप बताइए। ठीक है, और 3 तरीके की वेजेस को क्लासिफाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अलग से भी पूछा गया है, इसलिए 3 तरीके की वेजेस कौन सी हैं? 3 तरीके। एक तो है लिविंग वेजेस। लिविंग वेजेस वो होती है हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ वेजेस, यानी कि आपको जीवन जीने के लिए कितनी वेजेस चाहिए। मिनिमम वेजेस जो बेसिक लोएस्ट स्टैंडर्ड आपको जीना है, यानी कि केवल रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है, तो मिनिमम वेजेस चाहिए।
इसके ऊपर ये एक्ट बना है। फेयर वेजेस यानी कि इतना मिलना चाहिए, ये लिविंग वेजेस और मिनिमम वेजेस के मिड की वेजेस होती है, इसको बोलते हैं फेयर वेजेस, यानी कि इस काम का इतना रुपया मिलना चाहिए। जैसे कि कोई टास्क है, अब उस टास्क का मिनिमम बनता है 18 रुपये और फेयर वैल्यू बनता है 25 रुपीज़ और हाईएस्ट स्टैंडर्ड बनता है 30 रुपीज़, डिपेंड हो गया। जैसे कि एक MBA स्टूडेंट है, उसका मिनिमम वेजेस बनता है 4 लाख रुपीज़, 4 लाख तो मिनिमम बनता ही है आज की तारीख में, है ना। इतना तो मेरा मानना है कि 4 लाख से अगर कोई बंदा MBA के बाद अगर कहीं जॉब पे ले जा रहा है तो वो किसी कॉलेज, उस कॉलेज की कमी है, मैं उस बंदे की कमी भी नहीं मानता, उस कॉलेज की कमी है कि उसको 4 लाख से कम का पैकेज क्यों मिल रहा है। 4 लाख का अप्रोक्सीमेटली 30,000 प्लस ऊपर को जो उसकी सैलरी इन हैंड उसको मिलनी चाहिए, इन हैंड भी नहीं मिल रहा है, PF DF काट के भी मिल रहा है, तो भी 4 लाख का पैकेज उसका अकाउंट्स के अंदर दिखना चाहिए। ये हो गया मिनिमम वेजेस। अब लिविंग वेजेस की बात करी जाए तो जैसे करोड़ों का वेजेस लगता है अपने IIM से निकलने वालों का, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, MBA कर ही रहे हैं, MBA इन HR 35 लाख का पैकेज, क्यों? IIM से निकला है बंदा, अमेजोन में HR बन के बैठा है, तो वो लिविंग वेजेस हो गया। अब फेयर वेजेस क्या है? फेयर वेजेस यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक MBA का स्टूडेंट है तो मिनिमम उसकी 80,000 सैलरी होनी चाहिए एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। कितनी सैलरी होनी चाहिए सर? 80,000 पर मंथ, तो उसकी कम से कम सैलरी होनी चाहिए, ये उसका फेयर वेजेस है। मिनिमम 4 लाख, 8 लाख से आप कर लीजिए कितने, करीबन 8 लाख तो ये हो गए 10 महीने के, और 10 महीने के 8 लाख, 9,60,000 रुपये उसका पैकेज हो गया। फेयर वेजेस का 9,60,000 हो गया, मिनिमम पे 4 लाख हो गया, और लिविंग स्टैंडर्ड तो इससे जो भी अब प्लस में मिल जाए 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, वो लिविंग वेजेस आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल रखा है। अब जो केस होता है वो अधिकतर मिनिमम वेजेस पे ही होता है कि मिनिमम वेजेस भी हमको नहीं मिला। ठीक है, क्लियर हो गई ये सारी की सारी बात, इंग्रेडिएंट हो गए। बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि लेबर्स के हित की सुरक्षा करना, जिनसे कारखानों के मालिक से, क्योंकि अंग्रेजों ने काफ़ी शोषण किया था, उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए मिनिमम वेजेस का प्रावधान लाया गया, जिससे एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करी जा सके, और ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कंपनीज हैं, उनके मनमानी ढंग से रोका जा सके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम किया जा सके, और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जा सके। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बेसिक थ्योरी आएगी, डेटा ना भी लिखोगे, यहाँ पहले बात बता रहा हूँ, डेटा ना भी लिखोगे तो भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पर डेटा अगर एड ऑन कर देते हो, 2-4 लाइनें कहीं से, इस बार मिनिमम वेजेस से कितना चल रहा है, कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेशो चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो चल रहा है, GDP क्या चल रहा है, इसके अंदर लिख दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे। तो मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आखिरी के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी उनको कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।